सुबह का वक्त था। बाबूजी अखबार लेकर घर के आंगन में ही बैठे थे कि रसोई से देवरानी और जिठानी की बहस की आवाजें आने लगी। रेखा ने गैस पर चाय बनाने रखी थी, लेकिन सुमन को उसमें कमी नजर आ रही थी। उसे अदरक वाली चाय की जगह इलायची वाली चाय जो पीनी थी। अरे ओ दीदी, इतनी फीकी चाय तो हॉस्पिटल में मरीजों को भी नहीं दी जाती जितनी तुम घर में बनाकर पिलाती हो। अच्छा, तो क्या तुझे घर में 5 स्टार होटल की चाय चाहिए? अरे रेखा बहू, पहले मुझे चाय पिला दो, फिर तुम दोनों चैन से लड़ लेना। हाँ बिना पापा, आज अखबार में आईपीएल की न्यूज छोड़ो और घर में जो भाभीियों का आईपीएल चल रहा है ना, उसके मजे ले लो। अरे तू चुप कर रीना, जा देख तो क्या हुआ है दोनों को। जैसे ही रीना उठने वाली थी, रेखा सुमन को सुनाते हुए चाय की ट्रे लाई और उसने सबको चाय दी। पता नहीं कहाँ से एक गंवार देवरानी उठाकर लाई हो आप माँ जी मेरे लिए। क्या हुआ भाभी, सुबह सुबह आप दोनों क्यों शुरू हो जाते हो? अरे क्या बोलूं देवर जी, पता नहीं तुम कैसे सुमन को झेल रहे हो। बिल्कुल बददिमाग औरत है ये। हाँ, वो बददिमाग है और तू आई बड़ी दिमाग वाली। तुम दोनों को लड़ने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? अम्मा जी, मेरी जेठानी को चाय बनाना तक नहीं आता, बिल्कुल फीकी चाय बना देती है। अरे आप तो चीख मत, कल से सबके लिए तू चाय बना देना। मैं? हाँ, तू बनाएगी कल से चाय? हाँ ठीक है। जैसे ही चाय की लड़ाई खत्म हुई, दोनों बहुएं किचन में जाकर नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। रेखा ने पहले गैस जलाई, लेकिन सुमन को अपनी सब्जी पहले बनानी थी, इसलिए उसने अपनी जिठानी से कहा, दीदी तुम थोड़ी देर में नाश्ता बना लेना ना, मुझे जेठ जी और इनके लिए सब्जी बनानी है। दोनों थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकलेंगे ना। मैंने गैस पहले जलाई थी, तू बाहर जा, थोड़ी देर के बाद आना। आप तो ऐसे कह रही हो जैसे गैस आपकी हो, मेरे पति ने सिलेंडर भरवाया था। दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर पुष्पा किचन में आई। हे भगवान, अब गैस भी झगड़े की वजह बन गई। तुम दोनों चाहो तो गैस सिलेंडर के साथ मुझे ही फूंक दो, लेकिन ये रोज रोज का कलेश मत किया करो। अरे मम्मी, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अब तुझे अलग से बताऊं क्या? देखो ना अम्मा जी, दीदी मुझे सब्जी नहीं बनाने दे रही, इन लोगों को लेट हो रहा है ना। ऑफिस के लिए तैयार हुए दोनों भाई अपने अपने टिफिन के लिए आवाज लगाते हैं। जब देखो तब महाभारत शुरू हो जाती है इस घर में। अरे कोई बताएगा मेरा टिफिन लगा कि नहीं? अरे सुमन कहाँ आ गई? आज टिफिन मिलेगा या हम लोग ऐसे ही निकले? कोई आवाज न आने पर दोनों भाई ऑफिस के लिए निकल गए। सुमन ने जल्दी से अचार के साथ पराठे टिफिन में रखे और वो गेट की तरफ तेजी से भागी। उसके पीछे पीछे रेखा भी गेट के बाहर आ गई। अरे सुनो अमित, सुनिए, जेठ जी टिफिन तो ले लो। सुमन तेज आवाज में चिल्लाने लगी, जिससे पड़ोस की शर्मा आंटी और वर्मा आंटी अपनी अपने बालकनी में आकर खड़ी हो गई। अरे मिसेस वर्मा, आज तो सही टाइम पर आ गए, वरना ये दोनों लड़कर घर में भी चली जाती। हाँ, सही कहा आपने, लेकिन अब पूरी लड़ाई देखने का मजा मिलेगा। बॉलिंग कौन कर रहा है? अरे अभी तो शुरुआत हुई है, पहला ओवर है, बॉलिंग की शुरुआत आज तो सुमन करेगी। उधर रसोई का झगड़ा अब दरवाजे तक आ चुका था और मोहल्ले वालों को मजा आने लगा। शर्मा आंटी और वर्मा आंटी चाय की चुस्की के साथ देवरानी जेठानी की लड़ाई एंजॉय करने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? ओहो दीदी, तो क्या तुम्हारे साथ बैठकर धीरे धीरे मीठे मीठे सुर में गाना गाऊं? आज तुम्हारी वजह से ये दोनों लोग बिना टिफिन लिए चले गए। अरे ओ महारानी, जो काम अब किया है वो तब कर लेती, पर नहीं, तुझे तो सबके सामने बखेड़ा खड़ा करना होता है। आय हाय, बड़ी आई बखेड़ा वाली, 2 मिनट चुप हो जाती तो दोनों लोग सब्जी लेकर ना जाते। ये सुनकर पड़ोसी अपनी अपनी बालकनी में ठहाके लगाने लगे। अरे वाह, आज तो छोटी वाली भी फुल फॉर्म में लग रही है। सही कहा, ये मुफ्त का ड्रामा देखने से अच्छा और क्या हो सकता है। इनके घर का सीरियल हमारे मोहल्ले की टीआरपी बढ़ाने में सबसे आगे है। पड़ोसियों की बातें सुनकर पुष्पा खुद में झेंप गई और दोनों बहुओं को पकड़कर घर के अंदर ले गई। अरे यार, ये पुष्पा भी ना ठीक से माहौल बनता ही है और ये टीवी बंद कर देती है। अरे चिंता न करो मिसेस शर्मा, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, इंतजार करो, टीवी दोबारा खुल जाएगा भाई। सही कहा आपने। चलो थोड़ी देर में फिर आऊंगी, ड्रामा शुरू हो तो आवाज दे देना। अरे बिल्कुल, आप पहले आ जाओ तो मुझे बुला लेना। ठीक है ठीक है। अब घर का माहौल शांत करने के लिए पुष्पा ने दोनों बहुओं को बाजार भेज दिया। दोनों बहुएं अपना अपना थैला लेकर बाजार में सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदने लगी। अरे भैया 2 किलो आलू देना तो। बड़ा आलू 40 रुपए किलो है, दो क्या? इतना महंगा?
अभी कल तो 30 का था, एक रात में 40 का कैसे हो गया? क्यों सुमन, कल 30 का था ना? तुमने गलत सुना था दीदी, कल 35 का था। चुप कर कमार, कहाँ क्या बोलना है तेरी समझ में नहीं आता। गलत क्यों बोल रही है? बड़ी आई सही गलत समझाने वाली। तुम्हारे हिसाब से तो पूरी दुनिया गलत है और तुम सही। दोनों की लड़ाई देखकर सब्जी वाले की हंसी छूट गई। वो दूसरे आदमी से बोला, अरे ये दोनों बहनें रोज ऐसे ही लड़ती है। नहीं, ये देवरानी जेठानी है। अच्छा, तभी दोनों की सोच अलग है। अच्छी ड्रामेबाज है दोनों। सब्जी वाले को हंसता देख दोनों उसको सुनाते हुए अगली दुकान पर सब्जी लेने लगी। और सब्जी लेने के बाद दोनों ने तय किया कि घर पर सबके लिए गुलाब जामुन लेकर घर चलेंगे। दोनों अब सारा सामान लेकर घर आ गए। फिर दोनों ने प्यार से सबके लिए रात का खाना बनाया। दीदी तुम बैठो, मैं सबके लिए गुलाब जामुन लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी लेकर आना। सुमन ने किचन में सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसको कहीं भी गुलाब जामुन नहीं मिले। तब वो दौड़कर बाहर आई और उसने सबसे पूछा, लेकिन किसी ने भी गुलाब जामुन नहीं खाए थे। तब उसका शक रेखा पर गया। दीदी गुलाब जामुन कहाँ गए? कहीं तुमने तो। तेरा दिमाग घुटनों में है क्या सुमन? मैं दोपहर से तेरे साथ प्यार से बात कर रही हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि मैं यहाँ बैठकर तेरी बकवास भी सुनूंगी। तो किसने खाए? मैंने नहीं खाए। हाँ, शायद तूने खाए हो, तुझे भी तो वो बहुत पसंद है ना। अरे भाभी, तुम्हारे तो गुलाब जामुन भी हवाई हो जाते हैं। सुमन की शक की सुई अब रीना पर जा रही थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तभी दोनों बहुएं अपने सास ससुर के कमरे में गई तो उन्होंने देखा वहां गुलाब जामुन की थैली रखी हुई थी। ये देख, ये रहे गुलाब जामुन। बाप रे, तो चोर कोई और नहीं, अम्मा और पापा जी हैं। अरे धीरे बोलना बावली औरत, वो लोग यहीं बैठे हैं, कहीं सुन लिया तो। दोनों बहुएं थैली लेकर बाहर आकर बाबूजी को देखने लगी। क्या हुआ, ऐसा क्या देख रही हो तुम दोनों? अब ये बात मेरे ऊपर मत डालना। तभी रेखा सबको हंसते हुए सबकी थाली में एक एक गुलाब जामुन रख देती है और सबको बाबूजी पर खूब हंसी आती है। पुष्पा रामलाल को सुनाती है, देखो इनको, जब ससुर ही ऐसा है तो बच्चे क्यों ना बिगड़े, और फिर बहू है तो हमारी है ही लाजवाब। वाह पापा, इस बार तो आपने मौज कर दी। कितने खाए? बस 5 ही खा पाया बेटा। इस पर सब हंसने लगे। अगले दिन मजाक मजाक में रीना ने अपनी दोनों भाभियों को भड़का दिया। वो उनको भड़काने में माहिर थी। उसने दोनों को ऐसा उकसाया कि पुष्पा खुद परेशान हो गई। मम्मी आज देखना, दोनों भाभियां कैसे बिल्लियों की तरह लड़ेंगी। हाँ, मैं तो बस इन दोनों का तमाशा देखने के लिए बैठी हूँ ना। वैसे तूने किया क्या है ये बता। मैंने रेखा भाभी के कपड़े सुमन भाभी के कमरे में रख दिए और दोनों को एक दूसरे के लिए भड़का दिया। पुष्पा ये बात सुनकर रीना को डांटती है, लेकिन तब तक किचन से दोनों बहुओं की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। रीना और पुष्पा किचन में जाकर देखते हैं तो दोनों एक दूसरे पर बरस रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी लेने की? अरे दीदी, कुछ सोचकर तो बोला करो। तुम्हारी बंदर जैसी डिजाइन की साड़ी मैं क्यों लूंगी? मेरा दिमाग खराब है क्या? क्या कहा? बंदर जैसी डिजाइन? तेरी तो जैसे मोरनी जैसी हो ना। मोरनी नहीं, मैं हंसिनी जैसी डिजाइन की साड़ी पसंद करती हूँ। अरे देखो तो इन महारानियों को, खुद की शक्ल कबूतर जैसी है और सपने मोरनी और हंसनी के देख रही हैं। अब लड़ाई सुनकर बाबूजी बीच बचाव करने आते हैं। अरे बस करो, पहले से अखाड़ा कम था जो अब घर को चिड़िया घर बना रहे हो सब। क्या पापा, लड़ाई क्यों बंद करवा दी? सारा मजा किरकिरा कर दिया। तू जाकर अपना काम कर, आधी लड़ाई की जड़ तो तू ही है। सही कहा, इस बार दोनों बहुओं की लड़ाई इसकी वजह से ही हुई थी। सारी बात सुनकर दोनों बहुएं चुपचाप अपना काम करने लगती हैं। अगले दिन त्योहार की तैयारियां जोरों पर थी। घर में खुशबू, रोशनी और मस्ती का माहौल था। लेकिन जहां ये दोनों बहुएं थी वहां शांति का होना तो मुश्किल ही था। मिठाई तो मैं ही बनाऊंगी, आखिर घर की बड़ी बहू हूँ। हाँ तो क्या हुआ, छोटी बहुएं नमकीन नहीं बना सकती क्या? बनाओ बनाओ, लेकिन ध्यान रखना पिछले साल की तरह हलवा खिचड़ी मत बना देना। और तुम भी ना लड्डू कहकर गोले मत बना देना। पिछले साल बच्चों ने क्रिकेट खेल लिया था। अरे चुप रहो, तो क्या करूं, घर छोड़कर जाऊं क्या? भैया जाओ, बाहर से समोसे ले आओ, तब सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। इस घर में त्योहार का मतलब त्योहार नहीं, महाभारत होता है। अरे बाबूजी, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए तो लड़ते हैं। हाँ, और अगर प्यार नहीं होता तो तुम लड्डू बनाओगी, मैं नमकीन बनाऊंगी और रीना सिर्फ किचन देखती रह जाएगी। ये बहुएं हैं या WWF की पहलवान? रीना को घर में शांति पसंद नहीं थी।
उसका काम ही था अपनी भाभियों को भड़काना। जब भी उसे मौका मिलता वो उन्हें भड़काने से पीछे नहीं हटती थी। तुम हर जगह अपनी नाक क्यों घुसाती हो? मेरी नाक लंबी है भाभी, मैं क्या करूं? तू मजे लेने के लिए हमारी लड़ाई का मजा लेती है। मजा ही मजा। देवरानी और जेठानी का रिश्ता मजबूत करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारी नाक ज्यादा लंबी हो गई है, कहीं कटवा ना लूं और फिर तेरा नाम छोटी नकचड़ी पड़ जाएगा। इन सबको देखकर पुष्पा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अगर आज के बाद किसी ने भी घर में महाभारत किया तो मैं इस घर को कुरुक्षेत्र बना दूंगी। अरे मम्मी, हम सब तो अर्जुन हैं, बस तुम हमारे लिए श्री कृष्ण बन जाओ। और मैं कौन हूँ? धृतराष्ट्र। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन रीना को अब अपनी भाभियों से बचना था। जहां बहुएं और ननद लड़ रही थी, अब पुष्पा और बाबूजी भी मैदान में उतर चुके थे। हर दिन लड़ाई, अब मैं भी मायके चला जाता हूँ। आ जाओ ना, कौन रोक रहा है? अरे लेकिन मेरा मायका तो यही है। तब तो पापा के लिए नया मायका ढूंढना पड़ेगा। बाबूजी को मायके में रखेगा कौन? मायके में रहने के लिए दहेज में तश्तरी भी तो चाहिए। पुष्पा ने आंखें दिखाते हुए दोनों बहुओं को देखा। और तुम दोनों, तुम्हारे मायके से कौन तुम्हें वापस ले जाएगा? अरे अम्मा, ये तो हमें बिना टिकट वापस भेज देंगे। लो कर लो बात। अब लड़ाई से बचने के लिए मायके का बहाना बनाया जा रहा है। सब ठहाके मारकर हंस पड़े, लेकिन पुष्पा अभी भी गुस्से में थी। अब बहुत हो गया, ये रोज रोज की लड़ाई ऐसे नहीं चलेगी। अच्छा, फिर कैसे चलेगी बाबूजी? हमें नियम बता दीजिए ना। नियम तो बाद में दूंगा, पहले यहाँ तुम दोनों बहुओं का एक IPL मैच कराऊंगा। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। अरे बाप रे, अब घर में किचन का IPL होगा? वाह, अब किचन स्टेडियम बन जाएगा। अब घर में 2 टीमें बन गई थी। कुछ लोग रेखा के पक्ष में थे, कुछ सुमन के। लेकिन शर्मा आंटी रेखा से चिढ़ी हुई थी। उन्होंने दिमाग लगाकर एक चाल चली। शर्मा आंटी ने मैच शुरू होने से पहले ही रेखा के बैट पर तेल लगा दिया ताकि उसकी ग्रिप कमजोर हो जाए। लेकिन सुमन को इस चालाकी का पता चल गया। ये क्या, बैट इतना चिकना क्यों लग रहा है? जरूर किसी ने कुछ किया है। देखो भाभी, वो शर्मा आंटी, उसे इतनी सीधी मत समझना। इनके हाथों में भले ही पूजा की थाली हो, लेकिन मन में महाभारत चलती रहती है। आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? अरे मैंने तो कुछ नहीं किया। क्या हुआ सुमन, तू इतनी गंभीर क्यों लग रही है? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि आज कौन जीतेगा। अब सबको सिर्फ मैच का इंतजार था। मैच शुरू होने से पहले ही शर्मा आंटी ने शरारत कर दी थी, लेकिन सुमन ने ईमानदारी दिखाते हुए चुपचाप रेखा का बैट बदल दिया ताकि खेल ईमानदारी से खेला जा सके। मेरा बैट कहाँ गया? बस कुछ चीजें किस्मत से बदल जाती हैं और किस्मत हमेशा मेहनती इंसान का साथ देती है। यहाँ किस्मत कम और शरारतें ज्यादा चलती है। मैच अपने पूरे जोश में चल पड़ा। मैच का रोमांच चरम पर था। हर कोई सांस रोक कर देख रहा था। रेखा जीतने की कगार पर थी, लेकिन तभी उसने देखा कि सुमन की आंखों में मायूसी झलक रही थी। अरे ये क्या, सुमन इतनी उदास क्यों लग रही है? मैच जीत रही हूं लेकिन कुछ अधूरा सा क्यों लग रहा है? अब रेखा जानबूझकर रन आउट हो गई और मैच सुमन जीत गई। मैच खत्म होते ही सुमन ने रेखा से पूछ लिया, दीदी तुम जानबूझकर क्यों हार गई? तुम तो जीत रही थी ना? रेखा ने प्यार से सुमन के कंधे पर हाथ रखा और हल्के से मुस्कुरा दी। याद रखना सुमन, हमारे बीच लड़ाई कितनी भी हो, लेकिन मैं इस घर के बाहर तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और हमारे बीच खेल का मजा होना चाहिए, दुश्मनी नहीं। रेखा की बातें सुनकर सुमन की आंखें नम हो गई। उसे पहली बार लगा कि जितने ताने वो रेखा को मारती थी, दरअसल वो सब प्यार के ही अलग अलग रूप थे। वाह, ये तो बड़ी फिल्मी बातें हो रही है। मुझे तो लग रहा है बहुओं को एक साथ भेज दूं सैर पर। हाँ, और पापा को भी मायके भेज दो ताकि ये मेलोड्रामा कम हो। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। अब दोनों बहुओं की सुलह हो गई थी और घर में जश्न का माहौल था। अब जब घर में शांति थी तो जश्न तो बनता ही था। सभी ने साथ बैठकर खाना खाया, खूब मस्ती की और बहुओं की दोस्ती को सेलिब्रेट किया। वाह, दोनों बहुएं मिल गई, अब शांति रहेगी। अब घर का माहौल अच्छा रहेगा। हाँ, जब तक अगला महाभारत शुरू ना हो। सब जोर से हंस पड़े।
घर की खुशहाली देखकर शर्मा आंटी भी झेंप गई और धीरे से बोली, अच्छा हुआ बहुएं मान गई, वरना मुझे तो रोज नया प्लान बनाना पड़ता। आंटी अब नाटक करने की जरूरत नहीं है, आप भी जश्न मनाइए। हाँ, लेकिन इस बार लड्डू में तेल मत डाल देना। पूरा घर हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। सबको लगा कि अब तो शांति बनी रहेगी, पर अगली सुबह घर में फिर से हंगामा मच गया। कल तक जो बहुएं एक दूसरे के गले लग रही थी, आज फिर ताने मार रही थी। तूने मेरी जगह क्यों ली? क्यों? क्या तू महारानी है? तेरा ताज गिर जाएगा क्या? हाँ, महारानी हूँ और रसोई मेरी रियासत है। ओह अच्छा, फिर तो तुझे राजगद्दी से उतारने का वक्त आ गया है। अरे बाप रे, फिर से शुरू हो गई है दोनों। मैंने कहा था ना, ये दोनों सुधर नहीं सकती। मुझे तो लगता है अब हमें ही घर छोड़ देना चाहिए। हाँ हाँ, निकलो, तुम्हें मायके भेजने की बड़ी जल्दी रहती है। अरे पर मेरा मायका कहाँ से आ गया बीच में? पूरा घर फिर से हंसी और तानों से गूंज उठा। सबको समझ में आ गया था कि बहुएं चाहे जितनी भी लड़ें, लेकिन ये घर इन्हीं की शरारतों और प्यार से चलता रहेगा। कोई भी लड़े, लेकिन घर में ड्रामा कभी कम नहीं होता। सच में ये बहुएं नहीं, पूरा टीवी सीरियल है। लीला देवी अपने दोनों बेटों और बहुओं के साथ हंसी खुशी अपने घर में रह रही थी। वो बाकी सासों की तरह तेज और चालाक बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो तो बेचारी बड़ी ही सीधी सादी थी। पर लीला देवी के सीधेपन का उसकी दोनों बहुएं खूब फायदा उठाती थी। वैसे तो दोनों बहुओं को घर के काम बराबर बांटे हुए थे, पर फिर भी अक्सर वो कामकाज को लेकर लड़ती रहती। सरिता, तुमने रात को फिर से बर्तन धोकर ऐसे ही बाहर छोड़ दिए? अरे ड्रॉअर में क्यों नहीं रख देती? सुबह उठी तो मैंने देखा सारे के सारे बर्तन ऐसे ही रखे हुए हैं। रात को मेहमानों के चक्कर में कितना खाना बना है, आपने तो बस सब्जी बनाई, पर सोचो मैंने कितनी पूड़ियाँ बनाई, और फिर रात के बर्तन भी मुझे ही धोने होते। अब मेहमानों के चक्कर में मेरे ऊपर तो इतना काम पड़ गया ना। मैं भी तो इंसान हूँ, कितनी थक गई कल खड़े खड़े। और आप लगा देती ना बर्तन ड्रॉअर में, आखिर देरी कितनी लगती है? अरे मुझे सुबह सुबह इनका नाश्ता बनाना था, फिर लंच बनाना था। इनका तो ऑफिस जल्दी का है ना। अब बताओ, पहले ड्रॉअर में बर्तन लगाने बैठ गई तो कब नाश्ता बनेगा और कब लंच बनाऊंगी? अरे बहू, मेरी चाय बन गई क्या? कहाँ माँ, दीदी मुझे सुनाना बंद करे तब तो बनाओ चाय। अरे मैंने बस वही तो करने को बोला जो तुम्हारा काम है। मेरा काम इतना ज्यादा और आपका इतना सा काम? मेरा काम कोई कम नहीं है। अरे अरे क्या बात हुई है, बताओ। ये देखो माँ जी, रात से बर्तन यहीं पड़े हैं जो कि सरिता ने धोने के बाद ड्रॉअर में नहीं रखे, और ऐसा ना आजकल रोज ही हो रहा है। रात को मैं इतना थक जाती हूँ कि हिम्मत ही नहीं होती माँ जी। अरे बस इतनी सी बात, मैं रख दिया करूंगी बर्तन ड्रॉअर में, बस तुम लड़ो मत। दोनों बहुएं मुंह सड़ाकर वहां से चली जाती है और लीला देवी बेचारी सारे बर्तन ड्रॉअर में रखने लगती है। शाम को लीला देवी जब बाहर कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी तो उसकी बड़ी बहू लता वहां आकर पूछती है, माँ जी खाने में क्या बनाना है? देखो फ्रिज में क्या क्या रखा है। फ्रिज में तो भिंडी रखी हुई है बस। हाँ तो ऐसा कर, भिंडी ही बना ले। ठीक है माँ जी। लता फ्रिज से भिंडी निकालने लगती है। पहले इतनी भिंडी को काटो, एक एक भिंडी को चेक करो कि उसमें कहीं कीड़ा तो नहीं, तब जाकर ये भिंडी पकेगी। ये सब्जी काटना क्या मुसीबत का काम है। अच्छा तो आज भिंडी बन रही है, सही है, इनको तो भिंडी बड़ी ही पसंद है। हाँ पर इतनी सारी भिंडी बनने के बाद जरा सी हो जाती है, कम से कम 1 किलो भिंडी बनानी पड़ेगी, तब जाकर सबको पूरी पड़ेगी। एक काम करो, थोड़ी सी भिंडी तुम भी कटवा दो। अरे पर सब्जी बनाना तो आपका काम है। अरे तो सब्जी बनाना है ना, सब्जी काटना थोड़ी ना है। देखो जो सब्जी बनाएगा वही तो सब्जी काटेगा, वैसे भी आपका काम है ही क्या, यूं छौंक लगाया और हो गया। मुझे देखो अभी आटा गूंदूंगी, उसके बाद फिर जाकर एक एक रोटी पकाऊंगी। अरे तुम्हारे पति को ही सबसे ज्यादा भिंडी चाहिए होती है, तो थोड़ी मदद तो करनी पड़ेगी ना। और जब आपके पति 2 रोटी फालतू खाते हैं तो क्या आप मेरी मदद करती हो? अब सब्जी काटने के पीछे दोनों देवरानी जेठानी में फिर से बहस छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे को सुनाने लगती है। उनकी आवाज़ सुनकर लीला देवी टीवी छोड़ के जल्दी से रसोई में भागती है। अरे अरे बहुओं क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो दोनों? देखिए ना माँ जी, सुबह बर्तनों के पीछे मुझे इतना सुना रही थी, अब बोल रही है भिंडी कटवाओ। अरे जब सब्जी बनाना इनका काम है तो काटना भी तो इनका हुआ ना। वैसे भी सब्जी बनाना सबसे आसान काम है।
क्या आसान काम है? पता है, आधा घंटा तो सब्जी काटने में लग जाता है। अरे अरे बस करो दोनों, सब्जी काटनी है ना, ला मुझे दे भिंडी, मैं काट देती हूँ, और आगे से ना सब्जी मुझे ही दे दिया करना, मैं काट कर रख दूंगी। लीला देवी सारी भिंडी खुद काटने बैठ जाती है। ये देखकर सरिता को बड़ी चीड़ होती है कि माँ जी तो उसकी जेठानी का सारा काम करवा रही है। अब जब सरिता रसोई में गर्मी में खड़ी आटा गूंदने लगती है तो वहाँ लता 2 मिनट में भिंडी छोंक कर निकल जाती है। ये देखकर सरिता और आग बबूला हो जाती है। मैं ही पागल हूँ क्या? ये तो आई 2 मिनट में सब्जी में छौंक लगा कर चली गई। मैं तो एक एक रोटी बनाऊं, फिर उसे सेकूं, फिर घी लगाऊं। मुझे इतना मुश्किल काम दे दिया है और इनको इतना आसान। ये तो सरासर गलत है। अरे सरिता, रोटियां बन गई हो तो डाइनिंग टेबल पर लगा दो, मैं सब्जी ले जा रही हूँ। रोटियां बनाना आपकी सब्जी बनाने जैसा नहीं है, बस यूं ली और डाल दी कढ़ाई में और बन गई। एक एक रोटी बेलकर सेकनी पड़ती है, टाइम लगता है। अरे तो रोटी जैसे बनती है वैसी तो बनाओगी ना। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब बाहर खाना खाने के लिए बैठ गए, पर यहाँ तो रोटियों का आता पता ही नहीं है। ठीक काम करो, ये लो चकला और बेलो रोटी, मैं फटाफट सेक देती हूँ। अरे भाई, मेरा काम मैं कर चुकी हूँ, तुम इतनी देर से रसोई में आती हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो सब्जी लेकर बाहर जा रही हूँ, तुम रोटी ले आना जल्दी से। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। लता सब्जी टेबल पर रखकर सबके साथ बैठ जाती है। अरे क्या आज खाने में बस सब्जी ही मिलेगी? रोटियां कहाँ हैं? रोटियां तो अभी बनी ही नहीं है। अभी तक रोटी नहीं बनी? मैं देखती हूँ अभी जाकर। सास उठकर रसोई में जाती है तो देखती है सरिता ने अभी रोटी बनाना शुरू ही किया है। अरे बहू, अभी तक रोटी नहीं बनी, इतनी देर कैसे हो गई? अरे माँ जी, मेरा काम सब्जी बनाने जैसा आसान थोड़ी ना है कि छौंक कर यहाँ वहाँ चल दिए। एक जगह खड़े रहकर एक एक रोटी बनानी पड़ रही है। मैंने अभी दीदी को बोला भी था कि आप रोटी बेल दो और मैं सेक देती हूँ, पर वो कहाँ मेरी कोई मदद करेंगी। अरे कोई ना बहू, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। ला, मैं रोटी बेल देती हूँ और तू सेक दे। अब लीला देवी सरिता से बेलन लेकर रोटियां खुद बेलने लगती है। सरिता बस खड़े खड़े रोटियां सेक देती है। उस रात को सबको बड़ी ही देर से खाना नसीब होता है। अब घर की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि अक्सर देवरानी जेठानी में काम के पीछे झगड़े होने लगे हैं। लीला देवी अक्सर उन झगड़ों को निपटाने के चक्कर में खुद ही काम करने लगती है। धीरे धीरे करके लीला देवी के सर पर कब इतना काम पड़ जाता है कि उसे एहसास भी नहीं होता। एक दिन जब लीला देवी छज्जे पर कपड़े सुखा रही थी कि अचानक उसकी बहन घर आ जाती है। लीला, अरे ओ लीला, अरे कोई घर पर है कि नहीं? अरे शांति आई है क्या? मैं बस अभी आई। पर तू है कहाँ? अरे छज्जे पर कपड़े सुखा रही थी। तू बैठ और बता, चाय बनाओ या ठंडा? तू पहले यहाँ बैठ और ये बता, तेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं जो तू कपड़े सुखा रही है? अरे कपड़े तो बहू ने ही मशीन में डाले थे, वो तो बस मैंने थोड़ी मदद कर दी। तू भी ना कभी नहीं समझेगी। शांति 2 दिन अपनी बहन के घर ही रुकती है। शाम को जब दोनों बहनें बैठकर चाय के साथ गप्पे मार रही थी तो लीला कहती है, चल मैं ना जरा बहू के साथ रोटी बिलवा दूं, फिर दोनों बहन बैठकर खूब बातें करेंगे। अभी दिन में तुम कपड़े सुखा रही थी, थोड़ी देर पहले सब्जी काट रही थी, उसके बाद तुमने सारे बर्तन ड्रावर में लगाए और फिर किचन की सफाई भी की। अब तुम बोल रही हो कि तुम रोटी बेलने जा रही हो। ये सब आखिर हो क्या रहा है? अरे बहन क्या बताऊं, मेरी दोनों बहुएं अक्सर इन छोटे छोटे कामों के पीछे लड़ जाती है, तो बस घर में शांति बनी रहे इसीलिए मैं थोड़ी मदद कर देती हूँ। अरे तो दोनों को बराबर बराबर काम बांट देना, क्या दिक्कत है? कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। अरे सब बांट रखा है, फिर भी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। अगर बड़ी बहू सब्जी बनाती है तो सब्जी काटने पर लड़ाई, छोटी बहू रोटी बनाती है तो रोटी बेलने पर लड़ाई, कोई कपड़े धोता है तो सुखाने की लड़ाई, बर्तन मांज कर उन्हें लगाने की भी लड़ाई। अब कैसे काम बांटूं, इसलिए मैं खुद कर लेती हूँ। ये तो बड़ी ही समस्या है, पर अब क्या कर सकते हैं। खैर चल तू बैठ, मैं अभी आई। लीला देवी रसोई में जाती है, पर शांति देवी का दिमाग शांत नहीं रहता। उसे अपनी बहन के साथ जो हो रहा था बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो दोनों बहुओं को सबक सिखाने का ठान लेती है। बहुत बेवकूफ़ बना लिया इन दोनों ने मेरी बहन को। अब मैं इनको अच्छा सबक सिखाऊंगी। शांति रात को अकेले में अपनी बहन लीला के साथ बैठकर उसे समझाती है कि कैसे उसकी दोनों बहुएं उसे पागल बना रही है। इन दोनों की लड़ाई में तू पीस रही है बस।
ये दोनों तुझे पागल बना रही है और तू बन भी रही है। थोड़ी अकल लगा अपनी। अरे पर मैं क्या कर सकती हूँ, हर वक्त दोनों छोटे छोटे कामों पर लड़ना शुरू कर देती हैं। अब कैसे भी लड़ाई खत्म हो यही सोचकर मैं ही बोल देती हूँ कि ये काम मैं कर दूंगी। हाँ तो बहुत कर लिया तूने काम। अरे जिंदगी भर तूने कम काम किया है क्या, जो अब दो बहुओं के होते हुए भी काम करेगी? ये सब घर के काम करना इनका ही काम है और इनको ही करने पड़ेंगे। अरे तो ये दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देंगी, देख। हाँ, जैसे चल रहा है ना वैसे ही ठीक है। अरे बहन तू मेरी बात तो सुन, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है जिससे ना ये खुद तुझे आकर बोलेंगी कि माँ जी आप रहने दो, ये काम हम खुद कर लेंगे। अरे ऐसा तो सपने में भी मुमकिन नहीं है। अरे बस तू वैसे वैसे करती जा जैसा मैं तुझे बता रही हूँ। शांति अपनी बहन लीला के कान में कुछ बोलती है। क्या ये आइडिया काम करेगा? अरे बिल्कुल करेगा, तू बस कल से ऐसे ही करना। अब शांति को तो अगले दिन का बेसब्री से इंतजार था, पर लीला थोड़ी घबराई हुई थी कि वो ये सब आखिर कैसे करेगी। उसे तो उस रात ठीक से नींद भी नहीं आती। फिर अगले दिन लता सब्जी बनाने के लिए फ्रिज से बैंगन निकालकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, फ्रिज में बस बैंगन ही पड़े हैं, तो आज दिन के खाने में आलू बैंगन बना देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बहू, आलू बैंगन ही बना दो। ये लीजिए माँ जी, आप ये काट दो। हाँ बहू यही रख दे, मैं काट दूँगी। ये लो चाकू और काटो। अब लीला देवी आलू काटना शुरू करती है और वो इतने मोटे मोटे आलू काट देती है कि उसे आलू को काटने में 2 मिनट भी नहीं लगते। देख शांति, ये ठीक है ना, ऐसे ही काटने थे ना। बहुत बढ़िया बहन। अब ये ले बैंगन और इसको इतना बारीक काट दे कि बस कढ़ाई में डालते ही घुल जाए। ये मैं ठीक तो कर रही हूँ ना? अरे ज़्यादा सोच मत, ले काट दे फटाफट इस बैंगन को। लीला देवी बिल्कुल वैसे ही बारीक बारीक बैंगन काट देती है। अब वो कटी हुई सब्जी ले जाकर रसोई में रख देती है और फिर जब लता वहाँ सब्जी बनाने आती है तो आलू बैंगन देखकर बड़ी हैरान हो जाती है। ये माँ जी ने कैसे सब्जी काटी है, इससे अच्छा तो मैं ही काट लेती। खैर मुझे क्या, मेरा आधा काम तो खत्म हो गया ना। लता आलू बैंगन की सब्जी बनाकर रख देती है। अब आती है सरिता की रोटी बनाने की बारी। सरिता आटा गूंथकर अपनी सास को बुलाकर लाती है, पर लीला देवी को अब अच्छे से पता था कि उसे क्या करना है। लीजिए माँ जी चकला बेलन और रोटी बेल दीजिए, मैं रोटी सेक देती हूँ। हाँ हाँ बहू, देख कैसे फटाफट सारी रोटियां बेल देती हूँ। लीला देवी बेलन उठाती है और ऐसी मोटी मोटी रोटियां बेल कर रख देती है कि उनको सेकते सेकते सरिता के पसीने छूट जाते हैं। माँ जी, ये रोटी जरा सी पतली कर देती तो जल्दी सीख जाती ना। अरे देख बेटा, मेरा काम रोटी बेलना है। पहले तुझसे रोटी नहीं बेली जा रही थी, अब सीख भी नहीं जा रही क्या? हाँ, ऐसा है तो तू बाहर जाकर आराम से बैठ जा, रोटियां सेकने का काम भी मैं ही कर दूंगी बस। नहीं नहीं माँ जी, जैसे बेल रही हो वैसे ही बेल दो। सरिता को एक एक रोटी सेकने में इतनी देर लग जाती है कि सब भूख से बेहाल हो जाते हैं। अरे सरिता जल्दी से रोटी ले आओ, बहुत भूख लग रही है। अभी लाई। आज तो ये रोटी बिरबल की खिचड़ी से कम नहीं लग रही मुझे। दोनों देवरानी जेठानी रोटी सब्जी लेकर बाहर आती है और सबको खाना परोस देती है। अब जैसे ही दोनों के पति पहला निवाला लेते हैं तो उनकी शक्ल बन जाती है। अरे लता, ये कैसे सब्जी बनाई है? आलू एकदम कच्चे, और ये आलू के साथ क्या मिलाया है? जी वो बैंगन। अरे तो बैंगन है तो दिखने तो चाहिए, तुमने तो चटनी की तरह पीस डाला इनको। जी सब्जी तो माँ जी ने काटी है। अरे एक तो माँ ने सब्जी काट कर दी और तुम उनकी गलती निकाल रही हो। वैसे सब्जी बनाई तो तुमने है ना, तो उसमें काटने वाले की क्या गलती? तुम्हें ठीक से देखनी चाहिए थी कि पकी है कि नहीं। जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वो तो ठीक है, पर सरिता आज तुमने ये रोटी की जगह क्या उपले बना दिए, इनको कैसे खाऊं मैं? और सच में मेरे तो ना दांत भी बड़े कमज़ोर है बेटा। पर रोटी तो माँ ने बेली है। अरे माँ एक तो तुम्हारी इतनी मदद करती है, वो भी इस उम्र में और गर्मी में, और तुम उनकी गलती बता रही हो। रोटी बेलना क्या उनका काम है? हाँ, अगर उन्होंने रोटी बेली भी है तो सेकी तो तुमने है ना। अरे बच्चों, तुम अपनी बेबियों को मत डांटो, इसमें मेरी ही गलती है। मैं कल से ना ठीक से काम करूँगी। ये कैसी बात कर रही हो माँ? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये काम इनके हैं आपके नहीं। दोनों भाई गुस्से में वहां से उठकर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे उनकी बीवियां भी। देखा, आया ना मज़ा। अब बस तू देखती जा कैसे तेरी दोनों बहुओं को मैं लाइन पर ले आती हूँ। अरे पर अब आगे क्या करना है? अरे अभी सब्र रख,
आराम आराम से सब करना है। रात होती है और सरिता बर्तन धोकर निकाल लेती है। अब लीला देवी का काम सारे बर्तन ड्रॉर में रखने का था। वो देखती है कि बर्तनों में सरिता की माँ का दिया हुआ बड़ा ही सुंदर कांच का बॉल रखा है। बस फिर लीला देवी पहले तो कुछ बर्तन अच्छे से ड्रॉर में लगा देती है और वो बॉल को उठाकर नीचे गिरा देती है। आवाज़ सुनकर सरिता दौड़ कर आती है। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, वो मैं बर्तन लगा रही थी ना, तो ये गिर गया। हाँ, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो वही बॉल है जो मेरे भैया पेरिस से ले आए थे। ये इम्पोर्टेड था माँ जी। अरे मैं क्या जानूं इम्पोर्टेड फिम्पोर्टेड, मैं तो बर्तन रख रही थी और ये मेरे हाथ से छूट गया। माँ जी आप एक काम करो, आप अंदर जाओ, ये सब मैं कर लूंगी। अरे पर बेटा, तुझे और भी तो काम होंगे ना। नहीं माँ जी, मुझे कोई काम नहीं है, आप जाओ, मैं कर लूंगी ये। अच्छा, जैसी तेरी मर्जी। लीला देवी सारी बात अंदर जाकर अपनी बहन को बताती है और दोनों बहनें खूब हंसती हैं। अगले दिन लता हमेशा की तरह ढेर सारा पालक अपनी सास को लाकर थमा देती है। अब लीला देवी भी वो लीला देवी नहीं थी जो चुपचाप उसका काम कर देती। उन्होंने पालक साफ तो किया, पर ऐसा किया कि शांति भी देखती रह गई। माँ जी, पालक काट दिया आपने? हाँ बहू, अच्छे से काट दिया, ले जा और बना दे। माँ जी, ये इसमें तो कूड़ा रह गया है। मुझे तो दिखाई नहीं देता ना, अब मुझे क्या पता कि कूड़ा है या पालक। अच्छा ठीक है। लता पालक अंदर लेकर जाती है। माँ जी ने ये कैसा पालक साफ किया है? साफ किया है या गंदा? अब अगर मैंने इसे बना दिया और रात को इनके मुंह में कुछ कचरा आ गया तो मैं तो गई काम से। और ये भी तो नहीं बोल सकती कि माँ जी ने साफ करके काटा है। अब मैं एक काम करती हूँ, आलू ही बना लेती हूँ। माँ जी को बोलती हूँ आलू काट देंगी। अरे अरे लता, तो फिर से वही गलती कर रही है। माँ जी से सब्जी कटवाने से अच्छा है कि मैं खुद ही काट लिया करूँ। लता खुद ही आलू काटने लगती है। इतने में वहाँ सरिता आती है और अपनी जेठानी को सब्जी काटती हुए देखकर हंसने लगती है। क्या हुआ दीदी, आज खुद सब्जी काट रही हो? माँ जी ने कैसे आलू बैंगन काटे थे देखा था ना? अगर वो याद नहीं तो पीछे पड़ा पालक जाकर देख लो, पूरा कचरा भरा हुआ है। और माँ जी बोलती है उनको दिखाई नहीं देता कि कचरा है या पालक। भाई मैं तो खुद ही सब्जी काट लिया करूँगी अब से। आप सही बोल रही हो, कल की रोटियां सेकते सेकते मेरी तो हालत ख़राब हो गई और फिर भी ना वो कच्ची रह गई। रात को तो इनके पेट में भी दर्द हो गया था। मैं अभी ना अपनी रोटियां खुद ही बेल लूँगी। हाँ सरिता, माँ जी से काम करवाने के चक्कर में हम अपना काम और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि हम आज ही अपने अपने काम अच्छे से बांट लेते हैं ताकि आगे से कोई लड़ाई ना रहे। लीला देवी और शांति रसोई के बाहर कान लगाकर दोनों देवरानी जेठानी की बातें सुनकर हंस रही थी। अरे बहू, कुछ मदद करनी है तो बता दे, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। सविता और उसका पूरा परिवार रोहनिया जिले में साथ साथ रहता था। अभी तक सविता के बेटे की शादी नहीं हुई थी। एक दिन सविता सब्जी लेने जा रही थी, तभी उसकी पड़ोसन उससे कहती है, क्या बात है सविता, तेरे लड़के में कोई कमी है या तुझे कोई लड़की नहीं मिलती अपने लड़के की शादी कराने के लिए? इससे छोटे छोटे लड़कों की शादी और कुछ के तो बच्चे भी हो गए। अरे कम बोला करो, मेरा लड़का करोड़ों में एक है, उसके लिए लड़की करोड़ों में एक ना सही लाखों में एक तो लानी पड़ेगी ना, और इसके लिए ना वक्त लगता है। कोई भी हरी गहरी लड़की मेरे लड़के से शादी नहीं कर सकती। अरे ऐसा मैं नहीं, मोहल्ले की बाकी सब औरतें कह रही हैं। तुम लोगों ने मेरे लड़के को समझ क्या रखा है? कोई गाय भैंस नहीं है मेरा लड़का कि कहीं भी खूंटा देखा और बांध दूं। जब भी मेरे घर बहू आएगी ना तो तुम पड़ोसियों की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इतनी खूबसूरत बहू लाऊंगी मैं। हाँ हाँ, अभी तू जितनी मर्जी उतना बोल ले। अभी कौन सा तू सास बनी है? जिस दिन भी तू सास बनी ना, उस दिन तुझे पता चलेगा सास बनना क्या होता है। सविता मुंह फुलाकर घर चली जाती है और अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, अब बहुत हुआ। मैं इन पड़ोसियों के ताने सुन सुनकर परेशान हो गई हूँ। अब मेरे लड़के के लिए जल्दी से जल्दी कोई लड़की देखो, मैं अपने लड़के की शादी कराकर इन सभी पड़ोसियों का दिमाग सही कर दूंगी। अरे वाह, मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम कहो और हम शर्मा जी की लड़की को देखने चले। अभी कुछ वक्त पहले ही बाहर से पढ़कर आई है। दिखने में कैसी है? मेरे लड़के के लिए अच्छी तो है ना? जोड़ी अच्छी लगनी चाहिए। सविता देखो, उसे मैंने अभी तक देखा तो नहीं है,
पर सुना है काफ़ी सुशील और संस्कारी लड़की है। सुंदर है, पतली दुबली सी है, खाना पीना भी बढ़िया बनाती है। यह कह लो सर्वगुण संपन्न है। अरे तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो हाथ पर हाथ रखकर? चलो फटाफट तैयार होकर चलते हैं और रिश्ते की बात करते हैं। सविता अपने पति और बेटी के साथ रिश्ता देखने शर्मा जी के यहाँ पहुँचती है और लड़की को आता देखकर दंग रह जाते हैं। लड़की बिल्कुल मोटी और हाथी का बच्चा लग रही थी। सविता और उसका परिवार वहाँ से बहाना करके घर से चलते बनते हैं। आपने देखी ये लड़की? मेरे लाल के लिए तो यह हाथी का बच्चा है। हे राम, आपको जरा भी अंदाजा है कि किस तरह की लड़की चाहिए मुझे मेरे लाल के लिए? और तो तुम ऐसा कह रही हो कि जैसे मैंने जानबूझकर ये मोटी हाथी तुम्हें दिखाई? अरे मुझे क्या पता था कि इतनी मोटी और हाथी का बच्चा निकल आएगी। अब जो भी हुआ छोड़ो उसको और अपनी बेटी को लेकर रिक्शे से घर पहुंचो। अभी तो बहुत वक्त है, बहुत लड़कियां देखनी है हमें। तुम परेशान ना हो, मिल जाएगी कोई ना कोई हमें अच्छी सी। सविता और उसकी बेटी रिक्शे पर बैठी होते हैं कि रिक्शा वाले की गलती के कारण वो सामने से आ रही स्कूटी में अपना रिक्शा ठोक देता है। तभी स्कूटी से लड़की उतरकर बोलती है, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता या पीकर चलाते हो? सामने से आ रही लड़की नहीं दिखाई देती? देखो बहन जी, गलती से लग गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। अरे जाओ जाओ, तुम सब रिक्शा वालों की ड्रामा अच्छे से पता है मुझे मत सिखाओ। रिक्शा चलाना आता नहीं और ये मोटी मोटी सवारी लेकर चल देते हो। लड़की ज्यादा बोल रही है। अब कब से देख रहे हो रिक्शे वाला कुछ बोल नहीं रहा तो उस पर चढ़े जा रही है। हमें बहुत लेट हो रहा है, तेरा जो भी नुकसान है बता दे, भरपाई हो जाएगा। और निकल अपनी स्कूटी लेकर, हम तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। अच्छा, और कौन भरपाई करेगा इसकी? ये भिखारी रिक्शे वाला या आप? आपको तो देखकर लगता है कि आपको रिक्शे वाले से ज्यादा जरूरत है। हैं? तुझे इससे क्या मतलब? तू पैसों से काम करना, आम की गुठली मत गिन। और मेरे पास इतने पैसे कि तेरे जैसी 50 गाड़ियां खरीद के इस रिक्शे वाले को दान कर दूं। बस करो आंटी, इतनी भी नहीं फेंकनी चाहिए, अपनी उम्र का तो ख्याल रखो। बस करो, आपका ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। कम से कम अपनों से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए ये तो आपको पता होना चाहिए। ओ ये बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। तुमने ना मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है। सविता घर पहुंचती है पर उसका मूड बहुत खराब होता है। वो रोहित को बुलाती है और कहती है, आज तो पहले उस मोटी ने सारा मूड खराब कर दिया, ऊपर से यह लड़की। उफ, मैं बता रही हूँ बेटा, जिस घर में जाएगी ना ये, उस सास का तो जीना हराम कर देगी। मुझे तो लगता है अपनी सास को सांस तक नहीं लेने देगी। भगवान जाने उसकी सास का क्या होगा। माँ, पहले आप तो सांस ले लो, आराम से फिर बताना क्या हुआ। और इतनी परेशान क्यों? मेरी शादी हो जाएगी सही टाइम आने पर। अरे हाँ, लड़कियां तो बहुत मिल जाएगी, पर तुझे कोई पसंद आए तो ना। आधी से ज़्यादा लड़कियों को देखकर तू ही साफ इनकार कर देता है। और जो बची हुई लड़कियां हैं उनमें कोई हाथियों का बच्चा है तो कोई छिपकली निकलती है। अब तू ही बता, एक ही तो लड़का है, तू मेरा चांद सा, उसे भी किसी के हवाले कर दूँ? मैं तो बता देती हूँ, जब भी इस घर में बहू लाऊंगी चांद का टुकड़ा ले आऊँगी, ताकि पूरा मोहल्ला देखे मेरी बहू को। माँ, तुम परेशान होना बंद कर दो, मैंने तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढ लिया है। मुझे एक लड़की बहुत पसंद है और मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। और मुझे पता है तुम्हें भी वो लड़की बहुत पसंद आएगी, एकदम चांद का टुकड़ा है। ठीक है, इतना उतावला मत हो, मुझे उस लड़की का फ़ोटो दिखाओ, मैं भी तो देखूं मेरे लाल की पसंद को। माँ, ये देखो, ये रही उस लड़की की तस्वीर, है ना सुंदर? अरे इतना बड़ा शहर में और कोई लड़की पसंद नहीं आई तुझे? यह पसंद है तुझे? अरे ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं अभी तुम्हें बता रही थी, जिसे बोलने की तमीज़ नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है। तो कह रहा है इस लड़की से मैं तेरी शादी करा दूं। देखो माँ, अगर शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा, वरना फिर तुम अपना देख लो। मैं किसी और लड़की से शादी करने से रहा। ठीक है, आज तक तेरी सारी इच्छा पूरी की है ना, तो एक से तो और सही, खुश हो जा, तेरी शादी इसी से होगी बस। अरे वाह माँ, आप तो मान गई। एक बार तू शादी कर ले इससे, फिर देख मैं इसको कैसा सीधा करती हूँ। सीमा और रोहित की शादी हो जाती है और सीमा अब सविता के घर बहू बनकर आती है। वो भी रोहित की माँ सविता को देखकर बहुत परेशान थी। हे भगवान, इस पूरी दुनिया में आपको इस बुढ़िया को ही मेरी सास बनाना था।
एक नंबर की चुड़ैल औरत है ये। कोई नहीं, अपनी सास की अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। सीमा को मजबूरन अपनी सास सविता को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तभी सविता कहती है, अरे बहू पैर तो छूकर जाओ, या फिर घर में सीधा घुसने का इरादा है? ये आजकल की बहुओं को इज्जत कहाँ करनी आती है। सास सामने खड़ी है, ये नहीं कि पैर छू कर जाऊं। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपका पैर छूने ही आ रही थी। बताओ, एक ही तो सास है मेरी, अब उनके भी पैर नहीं छूंगी तो कैसे चलेगा भला? ओहो, जैसे दूसरों की दो सास होती है क्या? ए सविता, तेरी बहू तो बहुत तेज है, थोड़ा संभाल कर रहियो। अरे तुम चिंता मत करो, पहले सभी आती तो तेज ही है, फिर बाद में सब सीधी हो जाती है। ए बहू, हमारी बातें कान लगाकर सुनने की जरूरत ना है। चल पैर छू और अंदर जा। जी माँ जी। ऐसा कहकर सीमा सविता के पैर बस हल्के से छू लेती है। अरे अरे अरे, हाथों में बस इतनी सी ही जान है? नहीं बहू हो, जरा कसकर पैर दबाओ और फिर नमस्ते करो। लगना चाहिए कि नई नई बहू आई है घर में। जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। सीमा सास के पैर दोबारा छूती है और इस बार सविता के पैर छूते वक्त सीमा पैरों में चिकोटी काट लेती है, जिससे सविता को दर्द होता है। अरे ये क्या किया तूने? ऐसे कौन पैर छूता है? तेरे मायके वालों ने यही सिखा कर भेजा है क्या कि सास के पैरों में चूटी काट लियो? अरे अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? भला मैं आपको चूटी काट कर पाप थोड़ी ना लूँगी। वो तो मेरे हाथ थोड़े भारी है ना, जो आपके पैर झेल नहीं पाए। हाँ हाँ ठीक है, जाओ खुश रहो, हंसो खेलो, आबाद रहो। सीमा हंसते हुए घर में चली जाती है। शाम का वक्त होता है। तभी सविता से बात करते हुए पड़ोसन शर्मिला कहती है, अरे आज शाम की चाय तुम्हारी बहू बनाएगी या फिर तुम्हारी बहू को बस जुबान चलानी आती है कैंची की तरह? उनकी बातें सीमा किचन में खड़े खड़े सुन लेती है और जल्दी से चाय बनाकर ले आती है। आंटी जी, आपके बोलते ही देखिए, आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आ गई हूँ ना मैं, नंबर 1 बहू। इतना ध्यान रखता है क्या कोई भला? हाँ ठीक है, जाओ जाकर कुछ और काम भी कर लो, या फिर हमारी बातें ही सुनते रहना यहाँ बैठकर। बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लाओ चाय यहाँ रख दो। हाँ, सीमा चाय लेकर उनकी तरफ जाने लगती है। अभी मज़ा चखाती हूँ, जब गरम चाय ऊपर गिरेगी तब बोलती बंद हो जाएगी। सीमा जानबूझकर इस तरीके से चाय उठाती है कि चाय की प्याली सीधे सविता के ऊपर गिरती है और सविता चिल्ला उठती है। अरे अरे बहू, ये क्या किया तूने? गर्मा गर्म चाय अपनी सास पे गिरा दी। अरे आंटी जी, मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरे हाथ लगने से चाय गिर जाएगी। चलो मैं तो चलती हूँ, मुझे और भी काम है। कुछ और चाहिए तो बता देना। हाँ, ऐसा कहकर सीमा हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। इस लड़की ने तो पहले ही दिन मुझे चाय से जला दिया, न जाने आगे क्या करेगी। तेरी बहू के पर बहुत बड़े हो रहे हैं, इन्हें काटना पड़ेगा, वरना तू देख ले तेरा क्या होगा। चलो मैं तो चलती हूँ, मेरा काम था तुझे बताना, बाकी तू खुद समझदार है। ऐसा कहकर शर्मिला वहाँ से चली जाती है। तभी सोनम भी आती है। क्या हुआ माँ, ये चाय कैसे गिर गई? अरे ये सब उस लड़की का किया हुआ है, बहुत तेज है ये लड़की। इससे कैसे ना कैसे करके काबू में तो लाना ही पड़ेगा। इससे इसकी औकात दिखानी ज़रूरी है, वरना ये तो हमारे सर पे चढ़कर तांडव करेगी। सही कह रही हो आप माँ, लेकिन अब करोगी क्या? अरे तू बस देखती जा, इसके पैरों तले ज़मीन ना खिसकाई ना तो मैं तेरी माँ नहीं। पानी अब सर से बहुत ऊपर जा चुका है, अब तो बहू रानी को मज़ा चखा कर रहूँगी। सीमा उठकर घर की सारी सफाई झाड़ू सब कर चुकी होती है। इसके बाद वो नहाने चली जाती है। तभी रोहित बाहर से आता है और अपनी माँ को देखकर हैरान हो जाता है। माँ, सुबह सुबह तुम ये झाड़ू पोछा क्यों कर रही हो? इस वक्त तो आप मंदिर जाती हो ना। आप ये सब रहने दो, सीमा कर देगी। नहीं नहीं बेटा, बहू को मत बुलाना, उसी ने तो मुझे ये सब काम करने को कहा है। कहती है इस उम्र में अगर दिन भर बैठ के खाऊंगी पीऊँगी तो मोटी हो जाऊंगी और शरीर भी काम नहीं करेगा। इसीलिए तो मुझे सुबह से झाड़ू पोछे में लगा रखा है, ताकि घर का काम करूं और 2 वक्त की रोटी मुझे तभी तो मिलेगी बेटा। माँ, ये सब क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, बिना काम किए भी तुम्हें इस घर की इज्जत की 2 रोटी मिलेगी। अभी बुलाता हूँ सीमा को, रुको तुम ज़रा। सीमा, अभी इसी वक्त यहाँ आओ तुरंत।
क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? ये भी मैं बताऊं कि क्यों चिल्ला रहा हूं? तुमने मेरी माँ को समझ क्या रखा है? वो क्या कोई नौकरानी है जो तुम्हारे इशारों पर नाचेगी? और तुमने उन्हें झाड़ू पोछा लगाने को कहा है? तुम क्या कर रही हो सुबह से? अरे मैंने तुम्हारी माँ को कोई झाड़ू पोछा लगाने को नहीं कहा है। मैं खुद झाड़ू पोछा लगाकर नहाने गई हूँ। मुझे नहीं पता ये इनका क्या नया ड्रामा है। सीमा, बहुत हुआ। अगर अब मैंने माँ के हाथ में ये झाड़ू पोछा देखा तो तुम्हारी खैर नहीं, समझी? सविता रोहित का अपनी तरफ इस प्यार को देखकर बहुत खुश होती है और सोनम से कहती है, देखा, एक दिन में इस बहू को कैसी धूल चटाई है। आगे आगे देखो इसके साथ मैं क्या करती हूँ। अपने आप को बहुत तीस मार खा समझती है ना। क्या खूब खेला है माँ। तुमने तो ऐसा करके भाई को भाभी के खिलाफ कर दिया। तुम ना बहुत होशियार निकली माँ। आप देख आज क्या करती हूँ मैं। आज शाम को इसकी खैर नहीं। ऐसा क्या करोगी माँ? अरे ज़्यादा सवाल मत कर। जा जल्दी से चाय में बहुत तेज़ मीठा डालकर चाय बना कर ले आ। ठीक है माँ, अभी लाती हूँ। शाम होते ही जैसे ही रोहित घर में पैर रखता है तो सविता एकदम से बोल पड़ती है, हे राम, मुझे उठा ले, भगवान उठा ले मुझे। ये बहू मुझे मारना चाहती है। अब क्या हो गया माँ? अरे बहू से ज़रा सी चाय क्या मांग ली। उसने तो मुझे चाय में शक्कर मिलाकर दे दी। उसे ये भी नहीं पता कि मुझे डायबिटीज़ है। मैंने तो उसे सब कुछ बता दिया था। वहाँ स्लैब पर अपनी डायबिटीज़ की गोलियाँ भी रखी थी कि जब चाय बनाओ तो इसे डाल देना। पर उसने तो शक्कर मिलाकर मुझे चाय दे दी ताकि मैं चाय पीकर सीधा ऊपर पहुँच जाऊँ। तुझे यकीन नहीं है ना? तू ये चाय पीकर देख ज़रा। माँ परेशान मत हो, मैं अभी बात करता हूँ। सीमा को आखिर आपसे दिक्कत क्या है? सीमा, इधर आओ। वो अब क्या हुआ रोहित? क्यों चिल्ला रहे हो? अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? तुम्हें मेरी माँ से दिक्कत क्या है? हाँ? अगर तुम उन्हें चाय बनाकर नहीं देना चाहती थी तो मना कर देती। ये कौन सा तरीका है कि इतनी मीठी चाय बनाकर दे दी? उन्हें कुछ हो जाता तो? मैंने तुम्हारी माँ को कोई चाय बनाकर नहीं दी। और रोहित, जब तुम यहाँ थे ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैंने क्या किया और उन्होंने क्या किया? तुम बस आते ही मुझ पर चिल्लाने लगते हो। बेटा, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी। अब तो ये मुझे झूठा होने का इल्ज़ाम भी लगा रही है। तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं ना? तुझे तो लगता होगा मैं तुझसे झूठ कह रही हूँ। माँ, आप शांत हो जाओ। मैं देखता हूँ ना सीमा को। परेशान मत हो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। समय गुजरता है पर सीमा और उसकी माँ का ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का तमाशा खत्म ही नहीं होता। तभी रोहित गुस्से में आकर अपनी माँ और बीवी से कहता है, बहुत हो गया तुम दोनों का। जब भी घर में आता हूँ कोई खुश नहीं होता। बस जिसे देखो अपनी शिकायत का पिटारा खोलकर बैठ जाता है। किसी को मुझसे मतलब ही नहीं है। मैं अब तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहता। मैं तुम दोनों से अलग होना चाहता हूँ। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। अरे अगर मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया तो मैं कैसे रहूँगी? मैंने सब कुछ इसके लिए तो किया था। शादी भी इसकी पसंद की करी और आज मैंने खुद ही अपने लड़के को अपने से दूर कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया? एक माँ को एक बेटे से इस तरह दूर नहीं रख सकती। मेरी वजह से रोहित बहुत दुखी है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सब सोचकर सविता अपनी बहू सीमा से कहती है, सीमा, मुझे माफ़ कर दे बेटा, पर मेरे बेटे को मुझसे दूर मत कर। जैसा कहोगी ना मैं वैसा करने को तैयार हूँ। जो बोलोगी वो करूँगी, पर मेरा बेटा मुझसे दूर मत करो। माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए और ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपके बेटे को आपसे दूर नहीं जाने दूंगी। मैं भी कभी नहीं चाहती कि वो आपसे दूर रहे। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि हम सब साथ रहें। रोहित घर से बाहर जाने लगता है। तभी सीमा और सविता दोनों रोहित को रोक लेती हैं और उसको कहती है, मैं आपसे कभी भी माँ जी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी और मैं चाहती हूँ कि हम सभी साथ में खुशी खुशी रहें। एक बार मौका दे दो, इस बार माफ़ कर दो मुझे। बेटा, मुझे भी माफ़ कर दे। रोहित उनकी बात पर हंसने लगता है। ये सब मेरा ही प्लान था और मैं कहीं नहीं जा रहा। रोहित की बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी साथ रहते हैं।